नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जीके का एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो आज से हम शुरू कर रहे हैं, वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में चाहे आप कैसा भी कंपटीशन ले लीजिए, 5 से अबव ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे हम रेगुलरिटी शुरू से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज शुरू से मतलब भारत के संविधान के विकास से लेकर के और अंत तक हम इसे पढ़ेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो आपको साप्ताहिक रूप से कराए जाएंगे। अगर किसी कारणवश साप्ताहिक नहीं होते हैं तो 15 दिन से निश्चित रूप से आपको करवा दिए जाएंगे। होगा वही, मतलब जो आपको पढ़ाया जाएगा उसी में से वो क्वेश्चन होंगे। चलते हैं पॉइंट की तरफ, और पॉइंट है आज का भारतीय संविधान। और जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि ये संविधान कोई ऊपर से तो गिरा नहीं। इसको बनाने के लिए कोई समिति बनी होगी, कुछ लोग बैठे होंगे, कोई ना कोई तो बैठा होगा। और कोई लोग जब बैठे होंगे तो वो यूं ही नहीं बैठ गए होंगे, कोई ना कोई आधार लिया होगा। और कोई आधार भी जब बना होगा तो वो भी कोई ना कोई लिखित रूप में या कुछ ना कुछ होगा कि हम उसको लेकर के फिर उसके आगे बढ़ सके। इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि भारतीय संविधान का जो विकास है, संवैधानिक विकास, उसको हमें पढ़ें। और इसमें से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पक्का आएगा। संवैधानिक विकास का क्वेश्चन आपका निश्चित बनता है, क्योंकि जब उसकी उत्पत्ति, संविधान का जो डेवलपमेंट हुआ है उसका ही अगर हमें नहीं मालूम तो फिर संविधान मूल रूप से हमें मालूम होना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रश्न निश्चित रूप से आएगा संवैधानिक विकास का। अब बात आती है कि संवैधानिक जो विकास है वो किस रूप में, कैसे, क्यों, क्या हुआ था ऐसा कि संविधान का विकास होना शुरू हुआ। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना होगा। 2 युद्ध हुए भारत में जो महत्वपूर्ण थे संविधान के लिए, मान सकते हैं संवैधानिक विकास के लिए। यह कह सकते हैं कि अंग्रेजों के स्थापना के लिए, अंग्रेजों की परमानेंट यहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए जरूरी हो गया था। और ये युद्ध थे और इनके जीतने के बाद ही अंग्रेज स्टेबल हुए। तो एक तो 1757 का जो युद्ध था, प्लासी का युद्ध, और दूसरा युद्ध जो था वो था 1764 का बक्सर का युद्ध। ये 2 महत्वपूर्ण युद्ध थे। इन युद्धों को जीतने के बाद, जैसे ही ये युद्ध अंग्रेजों ने जीते और अंग्रेजों के जीतते ही ये लोग स्टेबल हो गए, यानी अंग्रेज जो थे वो यहाँ स्टेबल हो गए परमानेंट। और कैसे हुए स्टेबल, कहाँ हुए, कौन से क्षेत्र में हुए? तो अंग्रेज जो है वो प्रमुखतः बंगाल के क्षेत्र में स्टेबल हुए। मतलब ये जो बंगाल का जो क्षेत्र है इसके अंदर आकर के क्या होते हैं, स्टेबल, यानी परमानेंट स्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये युद्ध बड़ी भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से? 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध। अब बंगाल में लोग स्थापित हुए। अब बात आती है कि जब यहाँ पर स्थापित हुए तो क्या शासन को परमानेंट नहीं रखना चाहते थे? जब इन्होंने देख लिया कि हमारा बंगाल पे राज शुरू हो गया और बंगाल हमारा हो गया, तो ऐसे में इन्होंने देखा कि रेगुलरिटी आई, मतलब नियमितता रहे कि हम यहाँ पर परमानेंट ही शासन करें। अच्छा, ये कौन थे? ये अंग्रेज भी कौन थे? अंग्रेजों में भी कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है यहाँ पे शासन करना शुरू किया। अब शासन को नियमित करने के लिए और अंग्रेजों को एक रास्ता मिल गया जिसके माध्यम से ये बंगाल पर क्या कर सकते थे, शासन कर सकते थे, और बंगाल के अलावा भी भविष्य में भारत पर शासन कर सकते थे, ऐसा इनको लगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि इनको नियमितता बनाए रखने के लिए, शासन की नियमितता, शासन ऐसे बना रहे, ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत ना आए। और इस नियमितता के लिए, यानी इसे रेगुलेट करने के लिए, इसमें जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, और जो अंग्रेज अपनी जो मनमानी करने लग गए थे यहाँ पर, उन सब पर कंट्रोल करने के लिए ही एक एक्ट आता है और वहीं से शासन की शुरुआत होती है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि विभिन्न एक्टों के माध्यम से ही क्या किया गया था, शासन के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अब यहां बात आती है कि एक्ट जो थे वो एक्ट क्या बन गए, वो संवैधानिक विकास की सीढ़ियां बन गए। और उन सीढ़ियों से ही धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए आज का जो वर्तमान संविधान है, उस संविधान में भी 1935 के भारत शासन अधिनियम को अगर हम देखें तो अधिकांशतः वो शामिल है, यू शामिल कर लिया गया। तो यही बात इंपॉर्टेंट है कि यहीं से सीढ़ियां बनना शुरू हो गई। तो एक्ट जो है इसे हम संविधान की क्या कहते हैं,
सीढ़ियां कह सकते हैं। मतलब इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से संविधान का जो है वो विकास हुआ। अब प्रश्न आता है कि इनमें सबसे पहला वो एक्ट कौन सा था जहां से शुरुआत होती है। तो देखिए सबसे पहला जो एक्ट था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए शब्द से ही समझ में आ रहा है, रेगुलेटिंग मतलब रेगुलेट किया गया। रेगुलेट किया गया मतलब नियमित किया गया, नियमित किया गया मतलब उसे कहीं ना कहीं अनुशासित किया गया, कंट्रोल किया गया। तो निश्चित रूप से इसका सबसे बड़ा टारगेट भी यही रहा, क्या? रेगुलेट करना, उसे नियंत्रित करना, उसको कंट्रोल करना। अब रेगुलेट कैसे करेंगे, उसे नियंत्रित कैसे करेंगे? तो निश्चित रूप से नियमित और नियंत्रित करने के लिए कोई ना कोई संस्था होगी। कहां से नियंत्रित होगा, कैसे होगा? तो देखिए संसद कहां पर? ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद थी। और ब्रिटेन संसद जो है उसके ऊपर कौन था? सम्राट, चाहे नाम मात्र का था लेकिन सम्राट था। सम्राट आज भी वहीं पर नाम मात्र की व्यवस्था ही होती है सम्राट के रूप में। फिर संसद वास्तविक व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री होता है। संसद जो है उससे बनती है सरकार, मतलब संसद के सदस्यों में बहुमत जिसके पास होती है उसकी सरकार होती है। तो इन संसद, सम्राट, सरकार जैसे सबको मिलाकर के वहां बोलाता है क्राउन, ठीक है। तो उस शब्द को यहां ध्यान रखिएगा, क्राउन का मतलब मुकुट नहीं होता है, राजमुकुट जो है, क्राउन जो है उसका मतलब ब्रिटेन के अंदर सभी संस्थाओं का संयुक्त रूप क्राउन होता है, एक मुकुट तक सीमित नहीं होता है वहां। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहां से हम चले तो इन लोगों के द्वारा अंग्रेजों पर क्या करना था, यहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस पर क्या करना था? नियंत्रण स्थापित करना था। तो इन्होंने नियंत्रण के लिए कार्यवाही शुरू की और उसके लिए यानी संसद के द्वारा उसके ऊपर क्या? नियमित और नियंत्रित करना। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? नियमित करना और उनको नियंत्रित करना, ये कार्य शुरू हो गया। नियमित के साथ साथ नियंत्रित, कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा टारगेट हो गया। अब बात है कि कैसे करें, क्या करें और कंट्रोल करने का सबसे बड़ा फायदा क्या? तो कैसे करें, तो ये बात तो तय थी कि एक एक्ट आया 1773 का और उसके माध्यम से कंट्रोल शुरू होना था। फायदा क्या, किस प्रकार, इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा कि जब इनको नियंत्रित किया जाएगा तो जो भारत की आम जनता है उसको ये विश्वास होगा कि भाई ये जो कर रहे हो वैध है। मतलब इसके प्रशासनिक और राजनीतिक जो कार्य हैं किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। किसकी बात करें, यहां पर किसको नियंत्रित किया जा रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उनको नियमित और नियंत्रित करेंगे तो उनके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य जो हैं किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक राजनीतिक कार्य वैध माने जाएंगे। मतलब वो सही है। क्यों है वो सही? क्योंकि वो कहीं ना कहीं से कंट्रोल हो रहे हैं, वो स्वेच्छा से नहीं चल रहे हैं, कहीं ना कहीं नियम कानून बन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो यहाँ ये इनकी क्या है? व्यवस्थापिका। और वहां से एक तरह से क्या चल रहे थे, जहां से कानून बन रहे हैं और उन कानून के अकॉर्डिंग, उन कानूनों के अकॉर्डिंग ये शासन कर रहे हैं, इस प्रकार की व्यवस्था दिखाई देने लग गई। तो इस प्रकार ये नियमित नियंत्रित हुई कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहां पर प्रशासनिक राजनीतिक कार्य जो है वो वैध भी हो गए। अब एक बात बताइए, जब यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल है, सारा काम बिल्कुल सिस्टमेटिक चलने लग गया, तो एक प्रशासनिक व्यवस्था, क्या केंद्रीय शासन व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही? निश्चित रूप से दे रही है। तो केंद्रीय व्यवस्था जो है उसकी भी क्या शुरुआत हो गई, यहां पर नींव डाल दी गई इसके माध्यम से कि कहीं ना कहीं से आपको चलाया जा रहा है, कंट्रोल है आप कहीं ना कहीं से। तो इस प्रकार केंद्रीय व्यवस्था की भी इसके अंदर नींव रख दी गई। तो तीन चीजें, इसका महत्वपूर्ण मकसद जो था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का, वो तीन प्रमुख बातें थी। पहली चीज, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करना। दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए कार्य जो कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य किए जाएंगे उनको वैधता प्रदान करना। और तीसरी बात, केंद्रीय व्यवस्था की नींव रखना। ये तीन प्रमुख टारगेट थे जिनके माध्यम से जो है वो अंग्रेजों ने उस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या लेके आए, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर के आए। तो यहां तक की बात क्लियर हुई कि क्यों आया। अब प्रश्न उठता है कि इस एक्ट में क्या विशेषता थी, ऐसा क्या था कि ये कंट्रोल हो जाएंगे, ऐसा कुछ न कुछ तो होगा। तो देखिए इसमें दो तीन चीजों का विशेष रूप से उल्लेख आता है, तीन बातें हम विशेष रूप से इसमें देख सकते हैं, ठीक है। वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। तीन बातें इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, देखिए किसी भी शासन व्यवस्था को
चलाने के लिए 3 चीजों का इंपॉर्टेंसी होती है। वो होती है कार्यपालिका, सबसे पहले अगर हम देखें तो व्यवस्थापिका, क्योंकि जो व्यवस्था करेगी, कानून की व्यवस्था करेगी, वो होती है व्यवस्थापिका। फिर उस कानून को अप्लाई करेगी, उसको काम में लेगी, उसे कार्यपालिका कहेंगे। तो व्यवस्था करने वाली व्यवस्थापिका, उसको कार्य में लाने वाली कार्यपालिका, और तीसरी जो है वो होती है न्यायपालिका। अगर कोई इनकी बात नहीं मानता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की, यानी कानून को क्रियान्वित करने के बाद भी कोई नहीं मानता है, तो कौन काम आती है? न्यायपालिका। वो उसके ऊपर कानूनों के माध्यम से कैसे भी नियंत्रण करती है और उन्हें दंड के माध्यम से उस कानून को अप्लाई करवाने का कार्य करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहां पर ऐसी क्या व्यवस्था क्रिएट की गई, इस एक्ट के माध्यम से क्या व्यवस्था क्रिएट की गई? तो एक तो हमें दिख रही है, कौन सी? ये संसद वाली। तो इसका मतलब व्यवस्थापिका तो थी, क्योंकि यहीं से चलेगा कानून। जो बनना है वो कहां से बनेगा? यहां से बनेगा। और बनने के बाद जो एप्लीकेशन होने वाला है वो यहां होने वाला है। तो यहां बनने के बाद यहां अप्लाई होगा, ये चीज तय थी। अब कैसे होगा, ऐसे किस प्रकार से उसका निर्माण किया जाएगा? तो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्टर्स जो बनाया, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो विशेषता ये थी कि इन लोगों के द्वारा, मतलब सरकार ने बनाया, किसको बनाया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। किसके ऊपर बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कुछ भी करेगी, विशेष रूप से 3 विषयों के अंदर, कौन कौन से विषय? सैनिक विषय, नागरिक विषय, ठीक है, और तीसरा जो विषय है सैनिक और नागरिक के अलावा वो था राजस्व के संबंधित विषय। तो 3 विषय, सैनिक, नागरिक और राजस्व, 3 विषयों की ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन 3 विषयों पर क्या कर रही है और उसको लेकर के कहां जाएंगे? कौन लेके जाएगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और कहां लेके जाए, कहां भेजेगी? संसद के पास कि साहब ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन 3 मामलों पर ये काम कर रही है। ठीक, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में होता है। तो इस प्रकार जो है ये डायरेक्टर्स के कंट्रोल में कौन आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। और डायरेक्टर किसके कंट्रोल में आ गए? संसद के कंट्रोल में। तो पहला काम तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बनाने का इसके अंतर्गत हुआ। अब ये तो व्यवस्थापिका के रूप में हो गई, नहीं हुई, क्योंकि ये किसके अधीन काम कर रही है? इसके अधीन ये व्यवस्था कर रही है। अब अगली चीज आती है कार्यपालिका। तो देखिए कार्यपालिका के मामले में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट ये था कि वहां पर एक बनाई गई, बंगाल के अंदर जैसे ही इन लोगों का नियंत्रण होता है तो वहां पर बंगाल का जो गवर्नर था, कहां का? बंगाल का, उस गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। ठीक, गवर्नर को क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहां भी समझ सकते हैं आप इसको, कोई समस्या नहीं है। इसमें ये हो गया बंगाल, और बंगाल का हो गया गवर्नर, और उस गवर्नर को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। अच्छा, यहां एक इंपॉर्टेंट बात क्या है? जनरल जो है इसको क्यों बनाया गया? इसे गवर्नर से गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया? मतलब कोई बड़ा अधिकारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो कहीं ना कहीं और भी नियंत्रण कर सकता है। तो कैसे? जैसे देखिए, ये चेन्नई है, मद्रास जिसे बोलते थे उस समय क्या कहते थे इसको? मद्रास। और ये मुंबई है, ये मुंबई। तो मुंबई और मद्रास में भी गवर्नर थे। यहां पर भी क्या थे? गवर्नर। मुंबई में और मद्रास में, इन दोनों जगह भी गवर्नर थे। तो इन गवर्नरों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक बड़ा गवर्नर चाहिए था। तो उसके लिए क्या किया गया? गवर्नर जनरल से पोस्ट दी गई और उसके माध्यम से यहां पर कंट्रोल किया गया। अब वो जो पहला गवर्नर बना, गवर्नर जनरल जो बना, गवर्नर जनरल बोलेंगे इसे, तो गवर्नर जनरल कौन बना? ठीक है, और दूसरी बात, इसके साथ में कौन कौन सदस्य और भी थे। ठीक है, तो अभी तक जो आपने ये जो मैंने बताया इसको लिख लीजिए, शॉर्ट जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, फिर हम इसके ऊपर आगे चलते हैं। हाँ, अब अगली जो कंडीशन आती है वो क्या था? अभी मैंने आपको बताया कि जो बंगाल का गवर्नर था उस गवर्नर को क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। ठीक, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, जनरल के रूप में उसे क्रिएट किया। क्यों किया? मद्रास के लिए और मुंबई के लिए। मतलब मुंबई के अंदर कौन था? गवर्नर। ठीक है, और मद्रास में भी कौन था? गवर्नर। तो इन गवर्नरों को कंट्रोल करने के लिए किसे बनाया गया?
गवर्नर जनरल को बनाया गया, एक स्थिति एक इसे क्रिएट की गई। अब बात आती है कि क्या गवर्नर अकेला कार्य कर रहा था? नहीं, तो इसके साथ 4 सदस्य और भी थे, तो +4। ठीक, अब पहला गवर्नर जो गवर्नर जनरल बना वो कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो थे ये पहले गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल बोल रहे हूं आपको, ठीक है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग। और किसके ऊपर बने? मुंबई और मद्रास के गवर्नर के ऊपर बन गए। तो ये क्या बन गई? अभी थोड़ी देर पहले जो अपन ने बात की वो तो क्या थी, मतलब कि संसद, और संसद के नीचे ब्रिटिश संसद थी, और ब्रिटिश संसद के अंडर में एक तरह से हम बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी की डिटेल ले रहा था। तो ये चीज तो क्या थी? ये चीज थी व्यवस्थापिका। ये व्यवस्था हो रही थी, यहाँ कानून की क्या हो रही थी? व्यवस्था, इनके माध्यम से। अब उसको रेगुलेट कौन कराएगा? उस कानून को अप्लाई कौन करवाएगा? तो अप्लाई कराने वाला कौन था? गवर्नर जनरल। उसके साथ कौन, कितने आदमी थे? 4। और वो पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। अब तीसरी बात आती है कि अगर इसकी बात को कोई न माने तो वो भी तो स्थिति बनती है। तो उस स्थिति के अंदर जो है तीसरी चीज की आवश्यकता पड़ती है, वो है न्यायपालिका। तो इस एक्ट के तहत ही भारत में, या कह सकते हैं बंगाल के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके तहत ही 1773 के तहत ही ये चीज भी इसके अंतर्गत लाई गई। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई। और सुप्रीम कोर्ट कहां पर किया गया? कलकत्ता में। ये सब कहां हो रहे हैं एस्टेब्लिश्ड? कलकत्ता। याद रखिएगा इस बात को, ये कलकत्ता में हो रहा है सारा काम, ठीक। तो कलकत्ता के अंदर ये स्थापित किया गया। अब इस कोर्ट का जो एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश थे उस समय के, इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो कलकत्ता में था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्फे। एलिजाह इम्फे थे, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, एलिजाह इम्फे। और 3 अन्य की अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये पूछेगा कि हाँ चेले, हाँ चेले, ठीक है ना। तो ये 3 शब्द और याद रख लीजिएगा। लेमेंस्टर, एक तो था लेमेंस्टर, एक चेम्बर्स, और एक हावर्ड, ऐसे कुछ नाम का व्यक्ति और था। तो ये 3 जो थे वो प्रमुख क्या थे? इसके अंदर ट्रिक याद रख लीजिएगा, नाम की जरूरत नहीं है आपको याद रखने की, बस ये ट्रिक रह गई, काफी है, ठीक है। हाँ चेले, मतलब इसके चेले थे 3, हाँ चेले, ठीक है। नाम भी बता दूंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, यहां भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है तो बता दिया जाएगा आपको। एलिजाह इम्फे के बारे में हम देख लेते हैं। एलिजाह इम्फे ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या याद रखना है आपको? एलिजाह इम्फे याद रखना है। और फिर इसकी ट्रिक के रूप में हाँ चेले याद रख लीजिएगा, वैसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो मुख्य कौन बना? सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना वो कौन था? तो वो कौन था? एलिजाह इम्फे, ठीक। हार्वर्ड के नाम से कुछ था, वो देख के बता दूंगा मैं आपको। आगे चलते हैं। यहां अगर हम न्यायपालिका की जो बात की तो उसमें सुप्रीम कोर्ट था, 1 + 3 न्यायाधीश थे। एलिजाह इम्फे यहाँ के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट चलते हैं कि ये सब व्यवस्था जब क्रिएट हुई, ये सारा व्यवस्थित रूप से काम हो गया, तो यहां पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक तरह से कानून का निर्माण कर रहा था, तो उसने किस प्रकार से इसको कंट्रोल किया? डायरेक्टर है ये तो कुछ तो करेगा, तो इसने जो है व्यवस्था करने के लिए एक व्यवस्था दी। क्या व्यवस्था दी? कि जो अंग्रेज हैं, जो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो हैं वो क्या करेंगे? एक तो ये किसी से गिफ्ट नहीं लेंगे, यानी भारतीयों से क्या नहीं लेंगे? गिफ्ट नहीं लेंगे। दूसरा, ये लोग कौन? जो संसद के जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, वो लोग गिफ्ट के साथ साथ किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार या किसी प्रकार की कोई संपत्ति पर नियंत्रण, ठीक है, इस प्रकार की चीज, यहां गिफ्ट का मतलब एक तरह से रिश्वत हो चुकी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस बात को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि भ्रष्टाचार आदि के ऊपर नियंत्रण भी कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि सिर्फ आपको पेमेंट मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, इस प्रकार का नियंत्रण इसके ऊपर किया गया। कोई अपनी जान पहचान नहीं लगा सकते, ठीक है ना, ये सब चीजें आप नहीं लगा पाएंगे। इस प्रकार का नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया गया।
तो ये क्या है, ये था अपना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो याद रखने का सबसे बड़ा तरीका इसमें एक ही है, पूरे को एक ही तरीके से याद रख सकते हो आप, ठीक है। वो ये कि नाम ही इसका इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेट करना है यानी नियंत्रित और नियमित करना है। और नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए आपको क्या करना था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाना था और उन्हें लेके आए और इस प्रकार धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। दो चीजें एक्स्ट्रा आप याद रख सकते हैं, वो है कि यहां पर कार्यपालिका बनी गवर्नर जनरल प्लस 4 अन्य के द्वारा। गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग, ठीक है, उस समय। और न्यायपालिका की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो कि कलकत्ता में बना था, वो इसी समय बना था 1773 में। अच्छा, इसमें एक्यूरेट डेट आपको पूछी जा सकती है, वो है 1774, ठीक है। 73 का एक्ट था लेकिन 74 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना था, 1 + 3 अन्य थे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, इसमें कोई टेंशन नहीं पालनी है, ठीक है। वो फिर भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको, जो अगले वीडियो में हम इसी से शुरुआत कर देंगे आपको। लेकिन फिर भी आपको इसको ज्यादा चिंता नहीं लेनी है, ये चीज याद रखना इसको जरूरी है, एलिजाबेथ और वारेन हेस्टिंग आपको याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और लगातार इसी प्रकार से आगे टोटल पूरा संविधान में आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।